ओके हेलो बच्चों। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। आई होप आप सभी ने आज जैसे थंबनेल वगैरह देख ही लिया है। आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, चाहे वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड हो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एट एनी पॉइंट। लाइक अगर आप एक्सिस पे निकालना चाह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्सिस पे निकालें, मिड पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। और डाइपोल का टॉर्क ड्यू टू डाइपोल, एवरीथिंग वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट। मतलब आज जो टॉपिक होगा डाइपोल के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे, और ये टोटल डेरिवेशनल टॉपिक होने वाला है। इसके बाद अगर आप न्यूमेरिकल की डिमांड करेंगे, आई एम जस्ट अपलोड द वीडियो विच आर बेसिस ऑन द न्यूमेरिकल पोर्शन। चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। होता क्या है, सबसे पहली बात आती है मेरे बच्चों, जितने भी हमारे अगर हम बात करें, सबसे पहली बात, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये कंसेप्ट एक्चुअली में है क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का कंसेप्ट अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे किसे या होता क्या है, एक्चुअली में किसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो एक्चुअल कंसेप्ट है वो ये है मेरे बच्चों कि इट जस्ट अरेंजमेंट। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल इज़ नथिंग बट्स अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चार्ज। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, चार्ज का अरेंजमेंट है। और जितने भी हमारे मेरे बच्चों क्या होता है, जितने भी हमारे आयंस पाए जाते हैं या फिर कंपाउंड पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, उन सभी के अंदर क्या होता है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक डाइपोल पाया जाता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का सबसे पहले मैंने क्या बताया, अरेंजमेंट। आपको ध्यान के रखना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल जस्ट अरेंजमेंट, जस्ट लाइक मैं आपके सामने मैंने क्या ले लिया, जैसे मैंने एक यहाँ पे एक लाइन खींची, यहाँ पे कर लिया एक चार्ज ले लिया जो मेरा प्लस का चार्ज है, और यहाँ पे मैंने दूसरा चार्ज ले लिया जो मेरा माइनस का चार्ज है। समझ आ रही बच्चा? अगर मैं ये कह रहा हूँ मेरे बच्चे, अगर मेरे पास में दो चार्ज हैं और दोनों अपोजिट साइन के हैं और दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो भी इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है। समझ रहे हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कब कराया जाएगा ये समझो। पहले हमारे पास दो चार्ज होने चाहिए, दोनों की वैल्यू सेम मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए। अगर हमने इधर 3 कूलाम का चार्ज लिया है तो इधर माइनस के 3 कूलाम का चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक डाइपोल, पहली बात आप समझे, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है ये। एक ये अरेंजमेंट है, चार्ज का अरेंजमेंट, इसमें हम चार्जों का अरेंज करते हैं। और ये अरेंजमेंट ऐसा होता है कि एक साइड पे हमारा पॉजिटिव चार्ज, दूसरी साइड पे हमारा नेगेटिव चार्ज, और उनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए दैट इज़ वेरी स्मॉल, मस्ट बी वेरी स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा डिस्टेंस होना चाहिए, तभी हम उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होने के लिए क्या नेसेसरी है? पहले नेसेसरी है चार्ज का होना, अरेंज होना। अब दोनों चार्ज क्या होने चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए। मतलब अगर एक 3 कूलाम का है तो दूसरा भी 3 कूलाम का होना चाहिए, पर एक पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन को हम ऐसे ही डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जस्ट अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ चार्ज। मतलब ये क्या है, चार्ज का अरेंजमेंट है। समझ रहे हैं ना? क्या लिखेंगे आप? अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है मेरे बच्चों, अरेंजमेंट ऑफ चार्ज। ठीक है, समझ रहे हैं ना? अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है in which two equal and opposite charge, इक्वल होने चाहिए दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड। जैसे 3 कूलाम है तो 3 कूलाम, 4 कूलाम है तो 4 कूलाम, एंड इक्वल एंड अपोजिट एंड सेपरेटेड बाय a small distance। ठीक है बेटा, तो इसको आप कह सकते हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, आई होप आपको पता लग गया क्या है, अरेंजमेंट ऑफ चार्ज है। और इस अरेंजमेंट पे हमारे दो चार्ज दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे इक्वल एंड अपोजिट होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। किससे? एक छोटी सी फाइनाइट डिस्टेंस से। छोटी सी फाइनाइट का मतलब क्या होता है, ऐसी छोटी डिस्टेंस जो हमें पहले से पता हो। समझ आ रही बात? ऐसी छोटी डिस्टेंस जो हमें पहले से पता हो उसको हम फाइनाइट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं। ठीक है, समझ आ रही बात? तो फाइनाइट डिस्टेंस हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे पहले अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे लाइक यहाँ पे हमने डिसाइड कर लिया, तो ये मैंने क्या ले लिया, दो चार्ज ले लिए। यहाँ पे मैंने एक प्लस का चार्ज ले लिया, प्लस क्यू, यहाँ पे एक मैंने माइनस का चार्ज ले लिया, माइनस क्यू, और दोनों के बीच में एक मैंने एक छोटा सा सेपरेशन ऑफ चार्ज ले लिया, दैट इज़ 2a। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम इनके बीच की डिस्टेंस 2a क्यों लेते हैं, ए भी तो ले सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है मेरे बच्चों, दोनों चार्ज के बीच का मिड पॉइंट भी कुछ ना कुछ होगा, दैट इज़ मिड पॉइंट। लेट से ओ हमने ले लिया, तो आपको पता है इस वाले चार्ज से, प्लस क्यू चार्ज से ओ तक के डिस्टेंस को हम कह सकते हैं क्या, ए।
समझ आ रही बात। माइनस क्यू चार्ज से ए तक की डिस्टेंस को कह सकते हैं ए। तो टोटल डिस्टेंस मिलकर कितनी हो गई 2a। तो मिड पॉइंट से उस पर्टिकुलर चार्ज तक की डिस्टेंस को हम ए लेट करते हैं। अब ऐसा क्योंकि 2a डिस्टेंस जो है हर एक बुक में पहले से लेके चला जा रहा है, इसलिए हम ये 2a डिस्टेंस पहले से लेके चला जा रहा है कि 2a डिस्टेंस, इसलिए जो है मैक्सिमम टाइम हम क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को 2a ही लेट करते हैं। समझ आ रही बात। तो a एंड a दैट इज़ 2a। समझ आ रही बात। आप इसको अगर पूरी डिस्टेंस को l लेट कर लेते हैं, अगर आप पूरी डिस्टेंस को l लेट कर लेंगे तो आपका ये इधर हो जाएगा l/2 और ये इधर हो जाएगा l/2। समझ आ रही बात। तो टोटल l हो जाएगा। तो अब क्या है, बुकों में जो डेरिवेशन दे रखा है पहले से ही, तो वो 2a डिस्टेंस लेट करके दे रखा है, तो इसलिए सारे डेरिवेशन भी 2a डिस्टेंस ले गए हैं। तो इससे कोई कन्फ्यूज़ होने की बात नहीं है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 2a जो है एक चार्ज से प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की डिस्टेंस है। क्लियर है। दूसरी बात, ये एक अरेंजमेंट है तो इसका कोई फिजिकल क्वांटिटी वगैरह नहीं हो सकता। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब क्या मेरे बच्चों, अब इसके बाद में अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आपने देखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल तो हमें पता लग गया। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ केस हमें पता होने चाहिए, जैसे क्या, इसके बाद में एक और केस आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब वो हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट देखते हैं क्या होता है। तो आपका जो कंसेप्ट आप लगा दीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें आप नहीं कह सकते। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, लेट्स सी। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मैं आपको बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये हमें ये बताती है कि आपका प्रोडक्ट कितना है। एक कोई सा भी एक चार्ज सेलेक्ट कर लो, चाहे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पॉजिटिव सेलेक्ट कर लो चाहे नेगेटिव। आपको मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जो दोनों चार्ज हैं, चाहे वो पॉजिटिव वाला हो चाहे वो नेगेटिव वाला हो, दोनों में से कोई सा एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो। क्योंकि अगर आपको पता है सेपरेशन, हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया तो इलेक्ट्रिक डाइपोल को बोला क्या है कि व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। तो भैया अगर हम कोई भी डाइपोल ले रहे हैं तो अगर ये 3 कूलाम का है तो ये भी तो 3 कूलाम का होगा, चाहे आप नेगेटिव वाले का मैग्नीट्यूड लो चाहे आप पॉजिटिव वाले का मैग्नीट्यूड, वैल्यू तो सेम ही रहेगी ना। तो सिमिलरली कंडीशन यहाँ पे है, जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन करेंगे तो वो क्या है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी और हमें ये बताती है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो सकता है किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो वो कितना स्ट्रेंथफुल रहेगा। समझ रहे हैं ना, कितना स्ट्रेंथफुल रहेगा, ये हमें वो इन्फॉर्मेशन देती है। इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा वो कितना स्ट्रेंथफुल हो सकता है। ठीक है। तो सबसे पहली बात क्या है, अब ये है क्या, ये होता है मेरे बच्चों, इट इज़ आप इसको डिफाइन करने के लिए ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इट जस्ट अ प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन दी चार्जेस। समझ आ रही बात। दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a ले रखी है और कोई सा भी एक चार्ज ले लो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को डिनोट करा जाता है मेरे बच्चों p से, और ये है क्या, प्रोडक्ट है कोई से भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैम का प्रोडक्ट। तो आपने क्या ले लिया मेरे बच्चे, एक चार्ज ले लिया और टोटल डिस्टेंस से उसकी मल्टीप्लाई कर दी, दैट इज बिकेम 2a। तो इसका जो फॉर्मूला मिलता है डाइपोल मोमेंट का, वो फॉर्मूला क्या मिल गया, P = 2qa। समझ आ रही बात। इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इस जस्ट इट्स बिकेम अ फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ये क्या होता है मेरे बच्चों, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है मेरे बच्चों तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, ध्यान, इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इसकी डेफिनेशन लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, ठीक है मेरे बच्चों, एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैम। ये इसका क्या हो गया मेरे बच्चे, डेफिनेशन हो गया। ठीक है, समझ आ रही बात। इट प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन दैम, ये इसका डेफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, P वेक्टर = Q.2a और फॉर्मूला मिल गया P = 2qa। समझ आ रही बात। अब इसकी डायरेक्शन मैंने क्या बताया, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए। डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है मैंने क्या बताया, इट अ वेक्टर क्वांटिटी। ये भी आपको मेंशन होगा, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बेटा, ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। समझ आ रही बात। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो इट अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी जो डायरेक्शन होती है मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट रहती है। किसके अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इसकी डायरेक्शन रहेगी। सो इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो अपोजिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जैसे मैंने बताया अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड के। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैंने अभी पहले ही बताया था कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या ली जाती है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अगर इसकी डायरेक्शन हम पूछें तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ध्यान रखना, इट अपोजिट टू
इलेक्ट्रिक फील्ड आप इसको लिख सकते हैं। अब बात आती है कि इसकी डायरेक्शन किस चीज़ को शो करती है। तो इसकी डायरेक्शन इस चीज़ को देखो, वो जो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस चीज़ को शो करती है। अगर कहीं पे आपने कोई पॉजिटिव चार्ज ले रखा है, एक साइड में पॉजिटिव चार्ज ले रखा है मेरे बच्चों और एक साइड में नेगेटिव चार्ज रखा है, तो आपका अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज छोड़ दें और एक मान लो इलेक्ट्रॉन छोड़ दें, तो पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन को भागेगा? पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन में। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों लेते हैं और डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव क्यों लेते हैं? तो आप ये शो कर सकते हैं या ये लिख सकते हैं, बिकॉज वेन एवर वी पुट द पॉजिटिव चार्ज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट मूव फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज मूवमेंट वी आर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव चार्ज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर जाती है, और जबकि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज के मूवमेंट के अकॉर्डिंग। अगर हम किसी नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रख दें, अगर नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर रख दें तो नेगेटिव चार्ज किधर से किधर मूव करेगा? नेगेटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज इन दैट वे। समझ आ रही बात? तो दैट इज़ द मेन रीज़न कि हम इसकी डिसाइड करते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें। अब इसके बाद में आपको डायरेक्शन वगैरह इसकी यूनिट अगर आ जाए, यूनिट क्या होती है, तो यूनिट आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपको मिल रहा है P इक्वल टू Q 2QA मिल रहा है। तो आपको पता होगा चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, और इसकी डिस्टेंस की A क्या डिस्टेंस है ना, तो इसकी हो गई मीटर, तो कुलाम मीटर इसकी क्या हो गई, यूनिट हो गई। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में जो आगे कंसेप्ट आपके बनते हैं वो बनती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, के डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। समझ आ रही बात? तो आप यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से मेरे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये बात आप डिसाइड करिए, तो आपको पता करना है ये वैल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालना है डाइपोल की वजह से। मान लो दिस इज़ द डाइपोल, मैंने ये ले लिया, यहाँ पे मेरा हो गया मेरे बच्चों पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया मेरा ये नेगेटिव चार्ज। समझ आ रही बात? यहाँ पे दोनों रखे हैं, यहाँ पे हो गया ये हमारा मिड पॉइंट, मैंने ये डाइपोल बना दिया है आप सभी को। सबसे पहले मैंने ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस A और बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस ये रही मेरी A। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है डाइपोल की वजह से। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट बनते हैं कि भाई पूछ कहाँ पर आया है, कहाँ पे। देखो सबसे पहले हमें बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमें ये पता नहीं लगता कि डेरिवेशन किसका पूछ रहा है। तो अगर आप खुद डिसाइड करिए, यहाँ पे अगर आपको ये दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके सामने है। अब आपसे ये डिसाइड करना है, वो यहाँ पर कुछ और पॉइंट भी देगा आपको। जैसे उसने पॉइंट दे दिया, जैसे पॉइंट दे दिया उसने पहला पॉइंट एट द मिड पॉइंट, क्या दे दिया? एट द मिड पॉइंट, एट द मिड पॉइंट। तो इसका मतलब क्या है? एट द मिड पॉइंट मतलब आपको एक क्या दे दिया, आइडिया दे देना कहाँ पे निकालना है। वो साफ साफ कह रहा है कि भैया मिड पॉइंट पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के मिड पॉइंट पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज। तो आप ये बताइए पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में हमेशा उस पॉइंट से। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। नेगेटिव चार्ज होता है तो उसकी वजह से इनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मेरे बच्चे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये हमारा मिड पॉइंट है, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो यहाँ पर डायरेक्शन क्या होगी? इस पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो बताइए इस पॉजिटिव चार्ज से O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई, और इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को मान लिया मैंने E1। सही से ध्यान में रखिएगा। अब मैंने क्या करा मेरे बच्चे, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से O पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे डाइपोल में दो ही तो चार्ज होते हैं बच्चा, कितने चार्ज होते हैं खुद डिसाइड करिए, दो ही चार्ज होते हैं। अब दो ही में से प्लस Q चार्ज की वजह से हमारी जो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई वो हो गई आउटवर्ड, जो आपको दिख रही है यहाँ पे। ठीक है मेरे बच्चों? और नेगेटिव चार्ज की वजह से डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी? इनवर्ड लाइक इन दिस पे। तो ये मैंने मान लिया E2। क्लियर है बच्चा यहाँ तक? तो सबसे पहले आप अगर O पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं तो कितना हो रहा है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O अगर आप निकालोगे ड्यू टू प्लस Q चार्ज आप निकालोगे पहले, प्लस Q चार्ज। तो प्लस Q चार्ज की वजह से जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला बच्चा तो कितना होगा? O पॉइंट पे निकाल सकते हैं आराम से। अरे भाई कोई बात नहीं है, आप ना देखो बेटा, हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि आप बुक लेके बैठा करिए, नोटबुक होना चाहिए आपके पास, पेन लेके आप नोट करा करिए बिल्कुल हाथों हाथ। देखो ऐसे अगर आप बैठेंगे नॉर्मली, अगर आप ऐसे ही देख रहे हैं बस, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला जब तक आप प्रॉपर वे में नहीं बैठेंगे।
जहाँ चीज़, या फिर अगर आप वीडियो भी देख रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पॉइंट का, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव क्यू चार्ज की बेस से निकालेंगे तो पॉजिटिव क्यू चार्ज की बेस से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना माना हमने ओ पॉइंट पे, दैट इज़ E1। और आपको पता होगा किसी पॉइंट चार्ज की बेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होती है कितनी, आपका 1/4πε0 Q बाय R का स्क्वायर। समझ आ रही बात? Q क्या होता है, वो चार्ज जिसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। R क्या होता है, वहाँ उस पॉइंट तक की डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और ये हो गया हमारा कांस्टेंट 1/4πε0, और इसके प्लेस पे 1/4π के प्लेस पे आप K भी रख सकते हैं, इतना बड़ा ना लिखे, और Q अपॉन में R का स्क्वायर कर रख सकते हैं। यहाँ पे जब आप E1 निकालोगे तो यहाँ पे K वही हो गया, चार्ज की वैल्यू कितनी है Q, यहाँ से इस वाले प्लस Q चार्ज से O तक की डिस्टेंस कितनी है A, तो A का क्या हो गया स्क्वायर। ये पहला इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसकी वजह से है, पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से। सिमिलरली अगर आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज की वजह से अगर ये इलेक्ट्रिक आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आया, तो सिमिलरली आप किसकी वजह से निकाल सकते हैं, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकाल सकते हैं। तो जब आप माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालेंगे तो कितना होगा भाई, E2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, K Q अपॉन में A का स्क्वायर। सेम भाई है, क्योंकि आपको पता है माइनस क्यू से भी O पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, A का स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है, सर हम यहाँ पे पॉजिटिव वाले को तो चलो पॉजिटिव साइन के साथ में रख लिया, पर नेगेटिव वाले को भी हम पॉजिटिव साइन के साथ में क्यों रख रहे हैं। तो बेटा ध्यान में डाल लीजिए आज ही बात कि दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है तो चार्ज को विदाउट साइन रखते हैं, ध्यान रखना। वेक्टर क्वांटिटी में चाहे फोर्स हो चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, यहाँ पे चार्ज को विदाउट साइन रखते हैं। पर रीज़न क्या है विदाउट साइन रखना है, क्योंकि ये अपनी डायरेक्शन ऑलरेडी शो कर रहे हैं, O पॉइंट पे इन्होंने अपनी डायरेक्शन शो रखिए। तो यहाँ पे माइनस साइन का मतलब क्या, डायरेक्शन का चेंज हो जाना, डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, तो माइनस साइन का रखने पे कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे। समझ आ रही बात? अब हमें दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गए। अब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमें मिल गए तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं कि नहीं? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं ई नेट की वैल्यू पूछूं तो ई नेट इक्वल टू हुआ E1 प्लस के E2 दोनों का सम। अब आपको पता होगा मेरे बच्चों, आपको E1 की वैल्यू भी ऑलरेडी दे रखी है और E2 की वैल्यू भी ऑलरेडी दे रखी है। तो अगर मैं निकालना चाहूँ अब ई नेट, तो ई नेट इक्वल टू होगा E1 की वैल्यू कितनी है, KQ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन KQ अपॉन में A का स्क्वायर, और दूसरे वाले क्योंकि अब बात है यहाँ पे प्लस क्यों कर रहे हैं मेरे बच्चे, बात आती है E1 प्लस E2 क्यों करा, माइनस क्यों नहीं करा। तो आप जाएंगे इसके जहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, जहाँ आपको दिखाई दे रहा है क्या, इसका डायरेक्शन। ये देखें दोनों के दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं E1 और E2 जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, क्या इन दोनों की डायरेक्शन सेम नज़र नहीं आ रही आपको? देखो E1 भी इसी डायरेक्शन में नज़र आ रहा है और E2 भी इसी डायरेक्शन में नज़र आ रहा है। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होती हैं वेक्टर क्वांटिटी तो वो क्या हो जाती है मेरे बच्चों, वो हो जाती हैं आपकी ऐड। तो यहाँ पर भी हम इन दोनों क्वान्टिटी को क्या कर सकते हैं, ऐड। अगर हमें ई नेट निकालना तो E1 प्लस E2 को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली KQ अपॉन A स्क्वायर प्लस KQ अपॉन में A का स्क्वायर। समझ आ रही बात? तो दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना मिला हमारे पास, K और अरे भाई 2 से मल्टीप्लाई दोनों सेम है, तो K2Q अपॉन में A का स्क्वायर, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आई मेरे बच्चे मिड पॉइंट पे, K2Q अपॉन में A का स्क्वायर, दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू एट द मिड पॉइंट। सो दिस इज़ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू एट द मिड पॉइंट। आई होप आपको क्लियर हो गया, K2Q अपॉन में A का स्क्वायर। सो कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताइएगा, मैं उसको अगले वीडियो में रिजॉल्व करूँगा। आई होप सो यहाँ तक। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पे, अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें, अच्छा आप यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये हो रही होगी। अरे भाई अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपको ये नहीं ज़रा -Q टू +Q। अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे तो क्या बैठ रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बैठ रहा है इधर, ई नेट की डायरेक्शन ये आ रही है मेरे बच्चों। पर अगर आप डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखेंगे तो ये आ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, जस्ट अपोजिट। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ई नेट इज अपोजिट टू डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ई नेट क्या है, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट है।
डन यहाँ तक। तो पहला डेरिवेशन इसका ये हो जाता है हमारा। और इसके बाद में अगला डेरिवेशन देखते हैं, और इसका सेकेंड पॉइंट जहाँ पे हमसे पूछता, तो दिस इज़ द सेकेंड केस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सेकेंड केस क्या आता है मैं आपको बता रहा हूँ। जस्ट लाइक अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल ये दे दिया उन्होंने, दिस इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हमारे पास है ऑलरेडी। यहाँ पे हमने प्लस क्यू ले लिया और यहाँ पे हमने माइनस क्यू ले लिया। ये हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों, मिड पॉइंट। सो आपको पता है इससे यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है ए, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होती है ए। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमसे कहाँ पे पूछा था, मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के मिड पॉइंट पे पूछा था। इस बार जो केस वो दे रहे हैं वो हमसे ये कह रहे हैं मेरे बच्चे कि बताइए इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी इसके एक्सिस पे। कहाँ पे पूछ रहे हैं मेरे बच्चों, अगर हमसे एक्सिस वगैरह पे पूछ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर हमसे एक्सिस से पूछेगा तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एट द एक्सिस अगर पूछ ले, कहाँ पे, एट द एक्सिस अगर हम पूछ ले, तो पहले हमें ये पता होना चाहिए एक्सिस क्या होती है। तो मैंने जैसे आपको बताया मेरे बच्चों, एक्सिस हमें पता होना चाहिए क्या होती है। जस्ट लाइक मैंने आपको बताया यहाँ पे, आप ये ध्यान रखिएगा कि आपसे मिड पॉइंट पूछ रहा तो मतलब वो इस ओ पॉइंट के पे पूछ रहा था। अगर आपसे एक्सिस से पूछ ले तो एक्सिस क्या होता है, तो जो लाइन इन दोनों के दोनों पॉइंटों को ऐड कर रही है, कौन कौन से, प्लस क्यू इस वाले चार्ज को, इस वाले माइनस क्यू चार्ज को, दोनों को जो ज्वाइन कर रही है, ये वाली लाइन कर रही है कि नहीं, ये वाली इन दोनों चार्जों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ये है। दिस इज द लाइन विच ज्वाइनिंग बी दीज जो टू चार्जेस, इन दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो ये लाइन है। अगर हम इसी लाइन को हम क्या करें मेरे बच्चों, अगर हम इस लाइन को इधर की तरफ को एक्सटेंड कर दें, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, या फिर हम इस लाइन को इस राइट डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं, तो यही लाइन इसकी एक्सिस कहलाती है, इन दोनों पॉइंटों की, मतलब डाइपोल की एक्सिस कहलाती है। तो कभी कभी हमें ये पता, बिल्कुल एग्जैक्ट वो पॉइंट पता होने चाहिए जहाँ से हमसे पूछ रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें डाइपोल, अरे भाई हमसे कहाँ पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है एट द एक्सिस। पिछली बार कहाँ पूछ रहा था, मिड पॉइंट, आपके कहाँ पूछ रहा है, एट द एक्सिस, सेकंड पॉइंट। अगर वो कह रहा है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो आपको एक्सिस पर अगर वो पूछ रहा है तो आपको एक्सिस को एक्सटेंड कर देना। समझ आ रही बात। तो आपने क्या लिया, उसकी एक्सिस ली और एक्सिस को एक्सटेंड कर लिया लाइक दिस। तो आप इधर की साइड डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, देख रहे हैं आप किधर की डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी एक्सटेंड कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में, डिसाइड आपको करना है। समझ में आगे किसको करना है, ठीक है। तो हमें मान लो इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। दिस इज द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब P वो पॉइंट है जहाँ पर हमें कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। या फिर इस P पॉइंट की जगह मैंने इसको मान लिया A पॉइंट। कोई परेशानी तो नहीं है, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। ए पॉइंट वो हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कहाँ पे रखा है, एक्सिस पे। तो बेटा हमेशा ध्यान रखना, अब हमें क्या लेनी पड़ी, इस पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से रखनी पड़ेगी, मिड पॉइंट से, क्योंकि जब भी आपका न्यूमेरिकल आता है तो वो हमेशा आपको उस एक्सिस वाले पॉइंट की डिस्टेंस मिड पॉइंट से देता है। तो हम वी आर जस्ट गोइंग टू लेट द डिस्टेंस of that particular point A from the midpoint. We are just going to let that particular distance, and that particular distance we are letting, that is x. So that is x. ये हमने x डिस्टेंस लेट कर ली, तो टोटल x है। अगर मैं पॉजिटिव चार्ज से पूछूं, यहाँ से अगर मैं पूछूं, इस पॉजिटिव चार्ज से अगर डिस्टेंस पूछूं इस वाले पॉइंट की डिस्टेंस के बीच की, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब आप ये बताइए ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो x है। अब इस x में से ये वाली डिस्टेंस अगर मैं माइनस कर दूँ तो ये वाली डिस्टेंस पता लग जाएगी, हाँ कि ना। तो ऑब्वियसली पता लगेगी मेरे बच्चों। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ मेरे बच्चों, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। तो इस पॉजिटिव चार्ज से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज़ x माइनस ए। x में से मैंने a को माइनस कर दिया, तो इस प्लस q से पता लग गई मुझे डिस्टेंस। अगर मेरे बच्चों मुझे इस नेगेटिव चार्ज से यहाँ तक की डिस्टेंस पता करनी हो तो यहाँ तक की तो ऑलरेडी x है। अगर इस x में से ये वाली डिस्टेंस और ऐड कर दूँ, ये वाली, तो इस माइनस क्यू से डिस्टेंस पता लग जाएगी। तो अब मैं यही करने वाला हूँ। अगर मुझे इस माइनस क्यू चार्ज से अगर डिस्टेंस निकालनी है तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा मेरे बच्चों, ये डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस ए। समझ आ रही बात, ये हो गया मेरा ये डिस्टेंस x प्लस ए। समझ आ गई बात। अब ये वो डिस्टेंस हो गई। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब हमारे, अगर आपको ये डेरिवेशन यहाँ तक अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो अगर अब आपको कोई भी बंदा आपको रोक नहीं सकता इसके डेरिवेशन को समझने के लिए, अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं, कैसे करेंगे देखें। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ मेरे बच्चों, पहले मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा। तो ड्यू टू आप लिखेंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, किसकी वजह से निकालना है मेरे बच्चे,
प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अच्छा एक बात और पहले डिसाइड कर लो कि डायरेक्शन क्या रहेगी चार्ज की, या डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, देखते हैं क्या रहेगी मेरे बच्चों। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से ए पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, तो प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो हमेशा आउटवर्ड रहती है, आपको पता ही है। तो इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन प्लस क्यू चार्ज की वजह से रहेगी ये, इसको मैंने इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लिया मैंने E1। अगर मैं माइनस क्यू चार्ज के देखूँ, माइनस क्यू चार्ज को देखूँ, अगर मैं माइनस क्यू चार्ज अगर देखूँ तो माइनस क्यू चार्ज जो है मेरे बच्चों यहाँ पे माइनस क्यू, तो माइनस क्यू कैसा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन कैसी रहती है, इनवर्ट रहती है, हमेशा उस नेगेटिव चार्ज की तरफ को रहती है कि नहीं रहती है। तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रहेगी दैट इज दिस, इन दिस वे, समझ आ रही बात, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E1। अरे भाई हमेशा बहुत ज़्यादा प्यार करता है यार, ये अपनी तरफ ही खींचता है, और ये प्लस क्यू पॉजिटिव चार्ज का जो भैया इसका है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमेशा अपनी तरफ से बाहर भगाता है। माइनस क्यू वाला तो भैया प्यार करता है, अपनी तरफ बुलाता है। समझ आ रही बात। तो अगर हम ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को सिलेक्ट करें ए नेट पे, ए पॉइंट पे, तो क्या होगा, इसलिए अगर मैं माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन मैंने चलो E2 लेट कर ली और प्लस की वजह से E1 लेट करी, तो क्या दोनों की सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन है, तो खुद आपको डिसाइड करना है। तो एक डायरेक्शन ये मिल रही है हमें, एक डायरेक्शन ये मिल रही है, तो दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है। तो क्या होगी, नेट जो वैल्यू मिलेगी हमें ई नेट, वो क्या होगा, E1 में से माइनस करना पड़ेगा किसकी वैल्यू को, E2 की, क्योंकि दोनों की दोनों वैल्यू एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो पहले हम वैल्यू निकाल लेते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से वैल्यू कितनी होगी देखते हैं। तो मैंने जैसे लिखा है ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी लेट करी थी मेरे बच्चों, E1। तो मैंने लिखा है यहाँ पे E1, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को कि मैंने आपको पता पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, आपको लास्ट टाइम भी बताया, E इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, यही होता है ना। अब यहाँ पे हम अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से ले रहे हैं तो E इक्वल टू के तो आ गया, क्यू के प्लस पे कितना स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस कितनी है बताइए, यहाँ से डिस्टेंस कितनी हो रही है भैया, इस ए तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है, x माइनस ए, तो यहाँ पर आ जाएगा x माइनस ए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरा, ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट भाई। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, नेगेटिव चार्ज, तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, ठीक है मेरे बच्चों। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से हमने लिखा E2, क्यू यहाँ पे है हमारा वैल्यू, क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है बताइए, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, दैट इज़ x प्लस ए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे x प्लस ए का होल स्क्वायर, दैट इज़ द इक्वेशन नंबर सेकेंड। समझ में आ गई बात। अगर हमें अब नेट वैल्यू चाहिए, ई नेट चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चों, ई नेट चाहिए। तो ई नेट की वैल्यू अगर हम देखें, ई नेट अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए राइट नाउ, तो क्या होगा हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे एक इधर जा रहा है E1 और E2 इधर जा रहा है, तो एक दूसरे का अपोजिट है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी खुद डिसाइड करिए। तो आप लिखेंगे क्या, ई नेट की वैल्यू अगर हम निकालने चाहें तो ई नेट की वैल्यू होगी भैया E1 में से माइनस कर दो किसको, E2 को, क्योंकि एक दूसरे जस्ट अपोजिट है। अगर सेम होते तो प्लस करते, जैसे कि लास्ट टाइम कर रहा था मिड पॉइंट पर। तो E1 की वैल्यू आपको पता है कितना, के क्यू अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस के क्यू अपॉन में x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चों। दोनों में से कुछ कॉमन टर्म नज़र आ रहा होगा अब आपको, अब इसका सिर्फ डेरिवेशन रह गया। दोनों में से क्या कॉमन है, एक तो k कॉमन नज़र आ रहा है, एक q कॉमन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। समझ आ रही बात। अब अगर आप देखो तो के क्यू हमारा कॉमन चल रहा है, यहाँ में से अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर और दिस इज बिकेम x प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है आपको पता है, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी, ये वाली वैल्यू इधर जाएगी। सो इट्स बिकेम x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस x माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है। सो दैट इज़ कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। के क्यू हमारा अभी चल रहा है, इसके स्क्वायर खोलेंगे तो एक्स के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, सभी को पता है। अरे भाई ये तो फॉर्मूला पता है बचपन से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता है कि नहीं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हाँ होता है कि नहीं भाई। वैसे यहाँ पे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ax। वहाँ पे क्या चल रहा है, माइनस, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, पर एक्चुअली में यहाँ पे आगे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है मेरे बच्चों, माइनस, तो ये माइनस वाले को प्लस कर देगा और प्लस वाले को माइनस कर देगा, तो x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर और प्लस के क्या हो गया 2ax अपोन में नीचे अगर आप देखो तो एक माइनस का है दूसरा प्लस का, और एक x माइनस, आपने ये फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू, आप सभी ने पढ़ा होगा पहले से ही, पढ़ा है कि नहीं, a माइनस बी और a प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसी दिखाई दे रहा है, x माइनस a x प्लस a, तो क्या हो जाएगा, इसे भी हम ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, और क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर चल रहा है तो इनका होल स्क्वायर भी लगा देंगे। अब यहाँ से हमें कुछ कटता हुआ नज़र आ रहा है भाई, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, भाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर ख़त्म, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर ख़त्म। अब यहाँ पे 2ax एक ये नज़र आ रहा है, एक ये नज़र आ रहा है, तो क्या होगा मेरे बच्चों, के क्यू, हाँ बताइए, 2x मिलकर कितना हो जाएगा 4ax हो जाएगा। समझ आ रही बात यहाँ तक। अब क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर अभी भी चल रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का यहाँ पे होल स्क्वायर ये चला दिया हमने। अब अगर आप आगे देखें मेरे बच्चों, इसके आगे नेक्स्ट, तो आपका क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकता है अंदर को। अब जैसे ही क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा मेरे बच्चों अंदर को, तो कितना हो जाएगा, एक तो के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो 4qa और इंटू एक्स, समझ आ रही बात, अपोन में कितना चल रहा है, एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर अपोन में होल स्क्वायर। समझ आ गई बात यहाँ पे। अब आप 4qa को आप क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2qa, अरे बात तो वही है, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2qa लिख सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली लिख सकते हो। तो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, के तो आगे चल रहा है, 2 इंटू 2qa, आपने लिख दिया 2qa, इंटू में क्या चल रहा है एक्स, अपोन में नीचे क्या चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपने पढ़ रखा होगा P इक्वल टू कितना होता है 2qa, अभी हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, पढ़ा है कि नहीं। तो अब हम इसके प्लेस पे, किसके प्लेस पे मेरे बच्चों, इसके प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, P को पुट कर सकते हैं कि नहीं। तो ई नेट की वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, के 2px, समझ आ रही मेरे बच्चे, और हो गया एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस बिकेम द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पड़ा हर एक कंडीशन के लिए, एवरी कंडीशन। पर इसमें क्या होता है ना मेरे बच्चों, हमेशा कुछ इसकी स्पेशल केस आ जाते हैं। स्पेशल केस क्या हम डिसाइड करेंगे, तो बात करते हैं स्पेशल केस की, स्पेशल केस, ठीक है बेटा। तो स्पेशल केस की अगर हम बात करें, तो स्पेशल केस में हम ये लेट करते हैं कि इफ़ अगर हमारा जो एक्स डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा बड़ा हो कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ डाइपोल फ्रॉम द मिड पॉइंट, इफ द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट विच इज एट देयर एंड द एक्सिस इज मच ग्रेटर देन कंपेयर टू द डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चार्ज फ्रॉम द मिड पॉइंट, मतलब एक्स बहुत ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू ए। तो आपको पता है प्लस और माइनस की कंडीशन में, जैसे अगर मान लो एक्स में से ए प्लस हो रहा हो या एक्स में से ए माइनस हो रहा हो, तो इस ए को क्या कर देते हैं हम, नेगलेक्ट कर देते हैं, पता है ना, ए को क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो अब अगर हम इसको नेगलेक्ट करेंगे तो ई की जो वैल्यू निकल के आएगी मेरे बच्चों, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के, ई इक्वल टू के 2px, और ये तो हो गया हमारा नेगलेक्ट, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो गया, एक्स की पावर 4, इससे ये खत्म, कितनी वैल्यू बची 4, अरे भाई 4 थी, एक क्या वैल्यू बची 3, तो ई नेट की जो वैल्यू बची मेरे बच्चे दैट इज़ बिकेम ई इक्वल टू के 2p अपॉन में एक्स की पावर 3। This is the electric field of the dipole at the axis of the dipole। समझ आ रही बात। तो एक्सिस पे, डाइपोल के एक्सिस पे जो हमारा वैल्यू निकल के आया, मीन यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया एक्सिस पे, जो हमने इस पॉइंट पे निकालना था उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। समझ आ रही बात। तो जैसे मैंने आपको शो करा दैट इज़ द वैल्यू, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारी वो वैल्यू है जो हमने निकाली है, इक्वल टू के 2p अपॉन में एक्स की पावर 3। सो दैट इज़ अ कंप्लीट डेरिवेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, समझ आ रही बात। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे बच्चे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कंप्लीट जो हमने एक्सिस पे निकाला है। पर यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट याद करने वाले हैं, कुछ पॉइंट हमें जो पता होना चाहिए वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैं आपसे पूछूँ मेरे बच्चों, यहाँ पे मतलब मैं वही डायग्राम पे जा रहा हूँ, आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अब जो मेन पॉइंट आने वाला है इसके आगे यही आने वाला है। अब आप डिसाइड करिए कि जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे दो डायरेक्शन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक E1 निकल के आई थी, दूसरी E2 निकल के आई थी, ये दो डायरेक्शन थी मेरे बच्चों। ये एक ये थी दैट इज़ 1 है ना, जो आपको पता है ये वाली दैट E1, और दूसरी थी ये E2। तो अब आप ये बताइए क्या E1 बड़ा होगा क्या E2,
E2 किसकी वजह से था? इस नेगेटिव चार्ज की वजह से। E1 किसकी वजह से था? इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से। तो खुद डिसाइड करिए, आप खुद बताइए कौन सा बड़ा होगा और क्यों बड़ा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसलिए बड़ा होगा मेरे बच्चों, हमेशा ध्यान रखें, E2 बड़ा होगा E1 बड़ा होगा क्यों? क्योंकि ये E1 किसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड था? प्लस क्यू की वजह से। और E2 किसकी वजह से था? माइनस क्यू। और माइनस क्यू जो है इस ए पॉइंट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो किसका इफेक्ट ज़्यादा आ रहा होगा? इस प्लस क्यू चार्ज का इफेक्ट ज़्यादा आया होगा। क्यों आया होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा करीब है ए पॉइंट के। तो कौन सा बड़ा होगा? E1 बड़ा होगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिला है वो किस डायरेक्शन में मिला है? इस डायरेक्शन में मिला है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अरे भाई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में तो मिला होगा हमें, या E2 वाली डायरेक्शन में मिला होगा? अब भाई E1 में से तो E2 माइनस हुआ है, तो E1 के सेम डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला होगा भाई। E1 के सेम डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला हमें। अब आप ये बताइए, यहाँ पर अगर मैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखूँ, डाइपोल मोमेंट की अगर मैं आपसे डायरेक्शन पूछूँ तो क्या होगा? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है भाई, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यही होगी कि नहीं? ये होगी नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। अरे यही होगी कि नहीं? नेगेटिव से पॉजिटिव। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में मिल रहा है भाई, ई नेट की वैल्यू भी इसी डायरेक्शन में मिल रही है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि एक्सिस वाले केस में, कौन से वाले केस में? एक्सिस वाले केस में जो डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वो सेम डायरेक्शन होती है ऑफ द डाइपोल मोमेंट। तो ये तो आ गया आपका पूरा डेरिवेशन, कंप्लीट डेरिवेशन आपका हो गया। समझ आ रही बात? आप इसको नोट कर सकते हैं, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आप पोज करके नोट करना चाहें तो पोज करके नोट भी कर सकते हैं इसको। समझ आ रही बात? ओके, अब मैं इसको यहाँ पे इसके आगे का पॉइंट मैं यही मेंशन करने वाला हूँ आपको कि डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ net electric field is in the same direction of dipole moment. समझ आ गया? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इज इन दी सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है यहाँ तक? इससे अगला जो डेरिवेशन आज हमारा होने वाला है वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, और ये है हमारा लास्ट डेरिवेशन इसका। तो 3 डेरिवेशन आपको मिल जाते हैं, एक एट एनी पॉइंट का भी आता है, पर एट एनी पॉइंट का जो है आपको डायरेक्ट फॉर्मूला, क्योंकि वो इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सिस वाले पॉइंट का दोनों का सम मिला के निकल के आता है। अगर आप, क्योंकि अगर मैं बोर्ड की बात करूँ तो बोर्ड में वो डेरिवेशन आता नहीं है, और अगर मैं नीट की बात करूँ तो डायरेक्ट फॉर्मूले के बेसिस पर होता है। समझ रहे? तो मैं फॉर्मूला आपको लिख दूंगा, फॉर्मूले का अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन के बेसिस पर आप उसको कर सकते हैं। अगर डेरिवेशन कराना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर दें, मैं उसका पार्टिकुलर डेरिवेशन भी आपके लिए बना दूंगा। तो अगला पॉइंट हम करने वाले हैं एट द इक्वेटोरियल पॉइंट। तो हमारे पास में देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले मैंने डिसाइड कर लिया दिस इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे मेरा हो गया प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे हो गया मेरे बच्चों ये मेरा नेगेटिव चार्ज। अब मुझे इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है बच्चों? पहले नाम समझो। यहाँ पे तीसरा जो डेरिवेशन है एट द इक्वेटोरियल के नाम से आ रहा है, एट द इक्वेटोरियल पॉइंट, या तो पॉइंट दे देते हैं या फिर उसमें क्या लिख देते हैं? प्लेन। तो इन दोनों का मतलब क्या है? इक्वेटोरियल पॉइंट या इक्वेटोरियल प्लेन। तो इसका मतलब क्या मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बच्चों। तो जैसे मेरे सामने एक प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? ऐसा पॉइंट जो प्लेन पे रखा हो, दोनों चार्जेस के, दोनों डाइपोल के एक्सिस मतलब प्लेन पे हो, डाइपोल के प्लेन पे हो, और दोनों चार्जेस से सेम डिस्टेंस पे हो। तो मैंने मान लो कोई ये पॉइंट इक्वेटोरियल ट्राइंगल जैसा बना लिया है, आपके सामने इक्वेटोरियल ट्राइंगल बन गया है। अब इक्वेटोरियल ट्राइंगल जब बन गया है मेरे बच्चों, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या डिसाइड कर लिया? यहाँ पे ये मिड पॉइंट है। अब ये वो पॉइंट है जिसकी दोनों से डायरेक्शन, मेन इस प्लस क्यू चार्ज से डायरेक्शन, इस माइनस क्यू चार्ज से डायरेक्शन दोनों से सेम है। अगर यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस है तो यहाँ से भी स्मॉल आर होगी। आपको पता पॉजिटिव चार्ज से ओ पॉइंट तक की डिस्टेंस हम कितनी लेते हैं? ए लेते हैं। इस ओ से लेकर नेगेटिव चार्ज की डिस्टेंस कितनी लेते हैं मेरे बच्चों? ए लेते हैं। ये हमारी होगी डायरेक्शन।
अब अगर आप डिसाइड करें, अगर आप देखें अच्छे से ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता लगेगा, ये देखने में आपको मिलेगा क्या कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका जब भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको उस पॉइंट की, मैंने इस पॉइंट को मान लिया ए पॉइंट लेट कर लिया, कोई परेशानी नहीं है। तो इस ए पॉइंट पे हमें बतानी है डायरेक्शन, बट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट। तो यहाँ से इस पॉइंट पे ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस लेट करिए दैट इज एक्स। मैं एक्स लेट करने वाला हूँ, समझ आ रही बात। एक्स इज द डायरेक्शन और डिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट फ्रॉम द मिड पॉइंट। अब आप ये बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज है, मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी बताइए यहाँ पे? बिल्कुल आउटवर्ड, क्योंकि हमने पढ़ रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज वाला होता है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है। तो ये हमारे पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई, समझ में आ गई है सबसे पहले। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर मैं डायरेक्शन देखूँ तो यहाँ पे ये होगी नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ ये हमारे नेगेटिव चार्ज की वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपनी तरफ को खींचता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपने से बाहर भगाता पॉजिटिव, तो इसकी वजह से बाहर की तरफ हो गई, नेगेटिव की वजह से अंदर की तरफ हो गई। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E2, और पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया E1। अब हमने कुछ नहीं करना मेरे बच्चों। अब मैंने क्या लिया, मैंने बस कुछ नहीं लिया, मैंने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है और मैंने स्ट्रेट लाइन बिल्कुल खींच देनी है, समझ आ रही बात। तो मैंने एक स्ट्रेट लाइन दी और यहाँ पे मैंने वो खींच दी। तो मैंने यहाँ से स्ट्रेट लाइन दी और वो खींच दी। वो किसके पैरेलल है? ये जो रेड वाली लाइन खींची है मैंने स्ट्रेट लाइन, ये जस्ट पैरेलल टू दी डाउन द काइंड ऑफ एक्सिस ऑफ द डाइपोल। जो डाइपोल की एक्सिस नीचे वाली रेड लाइन है उसके जस्ट पैरेलल लाइन खींच दी। अब आप ये बताइए मेरे बच्चों, मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे, अगर मैं डायग्राम की बात करूँ, क्योंकि डायग्राम का ही समझना मेन है यहाँ पे हमें, तो अगर मैं डायग्राम की बात करूँ मेरे बच्चों तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि नेगेटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज, तो डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन हो रही होगी वो ये होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डाइपोल मोमेंट जा रहा है। अब आप ये बताइए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है पॉजिटिव की वजह से, ये डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है? लेट से थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी थीटा होगा, हाँ या ना। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है नेगेटिव वाले की वजह से, ये भी डिसाइड कर लें, नेगेटिव वाले की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये नीचे की तरफ को आ रहा है ऐसे। अब ये नीचे की तरफ से आ रहा है, ये भी डाइपोल मोमेंट से कितना एंगल बना रहा है? लेट से थीटा। तो अगर ये थीटा है तो जेड वाला एंगल बन रहा है मेरे बच्चों, ये देखो ये जेड वाला एंगल बन रहा है, ये वाला जेड वाला एंगल बन रहा है ना। अगर मैं बात करूँ ये तो जेड वाला एंगल बन गया ना, ये लाइक दिस इज़ द जेड एंगल, ये जेड एंगल बन गया। अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल और कितना होगा? ये भी तो थीटा होगा भाई। तो इसलिए मैं इसको मेंशन कर सकता हूँ, मैंने इसको भी मेंशन कितना कर दिया, दैट इज ऑल्सो द थीटा। तो अब मैं कंपोनेंट बना सकता हूँ। कंपोनेंट का मतलब आप सभी समझते होंगे, कंपोनेंट का मतलब होता है जहाँ पर हम ये डिसाइड कर पाएँ कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई, कंपोनेंट के उस डायरेक्शन में कितनी वैल्यू जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो अगर ये E1 है तो इस डायरेक्शन में कितना होगा मेरे बच्चों? E1 कोस थीटा। और अगर इस डायरेक्शन में पूछूँ तो इस डायरेक्शन में कितना होगा भैया? E1 साइन थीटा, हाँ या ना। अगर मैं नीचे वाला E2 को पूछूं, नीचे वाले E2 को पूछूं तो कितना होगा मेरे बच्चों? आप खुद डिसाइड करो। नीचे वाले को पूछूं, अगर ये E2 इधर जा रहा है तो E2 का कितना कंपोनेंट इधर होगा, क्योंकि इसका भी थीटा वाली साइड आपको पता है। तो E2 कोस थीटा इधर आ गया, और नीचे वाली साइड में कितना आएगा? इधर कितना आएगा बच्चा? E2 साइन थीटा आ गया, हाँ या ना। क्लियर है? ये आपका डायग्राम आ गया, और ये डायग्राम आपको आना ही चाहिए मेरे बच्चे, ये वाली बात तो आपको पता ही होनी चाहिए। अगर डायग्राम आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो आप आगे का केस नहीं कर पाओगे। ये आपका कंप्लीट डायग्राम आ गया। अगर मैं ये पूछूं आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं, क्वेश्चन ये है कि इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये जो प्लस क्यू चार्ज दिखाई दे रहा है, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, इस वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो कितना होगा? प्लस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी प्लस क्यू चार्ज की वजह से? खुद डिसाइड करिए। ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना होगा बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, जिसको मैंने E1 माना है। तो E1 की वैल्यू कितना होगा? E इक्वल टू के, क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितनी है? R का स्क्वायर, ये होगा प्लस क्यू चार्ज की वजह से। अगर मैं ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज निकालना चाहूँ, नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से निकालना चाहूँ तो कितना होगा? माइनस क्यू चार्ज की वजह से अगर मैं निकालना चाहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई ये हमारा माइनस चार्ज है, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज आ गया, और हमें यहाँ पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r फिर से, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? के, वैल्यू हो जाएगी फिर से के
क्यू अपॉन में स्मॉल आर का स्क्वायर। फिर से भाई, तो अब आप ये डिसाइड करिए, अब आप ये बता सकते हैं कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से आ रहा है इस ए पॉइंट पे, इतना ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे। दोनों के दोनों वैल्यू, ये वाली वैल्यू भी और ये वाली वैल्यू भी, क्या दोनों आपस में बराबर नहीं है? ए इक्वेशन, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन एक दूसरे के बराबर है, तो क्या E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे के बराबर नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे, पर इनकी डायरेक्शन E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। पर जस्ट अपोजिट होने की वजह से क्या होगा, E1 साइन थीटा किसको कैंसिल आउट कर देगा? E2 साइन थीटा को। अरे भाई समझ रहे हैं ना? तो अब आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ E1 इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ E2 के, दैट इज अब आप ये भी तो कर सकते हैं, आप पता क्या और कर सकते हैं, अब आप इन दोनों का अगर मैग्नीट्यूड बराबर, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का आपने E मान लिया लेट से, तो अब आप ये लिख सकते हैं कि E1 साइन थीटा भी किसके बराबर होगा? E2 साइन थीटा के बराबर होगा मेरे बच्चों। और दैट्स बाय, और आगे लिख सकते हैं दैट इज बाय दे कैन कैंसिल टू ईच अदर। समझ आ रही बात? तो E1 साइन थीटा ने किसको कैंसिल आउट कर देगी भाई? ये E1 साइन थीटा ने किसको, E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा को कैंसिल आउट कर देगी। और ये वाला हमारा पूरा कंपोनेंट जो था मेरे बच्चे, ये वाला तो पूरा ख़त्म ही हो गया कंपोनेंट। सिर्फ कौन से कंपोनेंट बचे? जो इस डायरेक्शन में है, जो इस वाली डायरेक्शन में थे वो कंपोनेंट बचे सिर्फ जो इस डायरेक्शन में है। और इस डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट है? इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। तो हम ये दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। तो बचा ही क्या है, डेरिवेशन हो गया। नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नाउ द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको चाहिए तो कितना हो जाएगा? ई नेट की वैल्यू अब आप निकाल सकते हैं। ई नेट की वैल्यू हो जाएगी E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। और मैंने आपको एक बात बताई है, E1 और E2 की वैल्यू किसके बराबर ले सकते हो आप? E के बराबर ले सकते हो, क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों आपस में बराबर हैं भाई, तो क्या लिख लोगे आप? E cos थीटा तो मिलकर कितना हो गया? 2E cos थीटा। समझ आ गई बात यहाँ तक? तो आपने यहाँ पे ये लिखा ई नेट की वैल्यू भाई साहब हो गई है आपके पास 2E cos थीटा। अब आपको पता है, चाहे आप E1 की वैल्यू भी E2 के बराबर है। भाई देखो, आप यहाँ पे डिसाइड करो ना, खुद ही देखो आप, आपको क्या लिखा है कि E2 बराबर है E1 बराबर E2 के, और दोनों आपस में किसके बराबर है? E के। तो चाहे आप E1 की वैल्यू E के प्लेस पर रख दो, चाहे आप E2 की वैल्यू E1 के प्लेस पे। और E1 E2 की वैल्यू किसके बराबर आ रही है? KQ/R² के। E2 की वैल्यू भी KQ/R² के बराबर आ रही है, E1 की वैल्यू भी KQ/R² के बराबर। तो कोई सी वैल्यू आप उठा के यहाँ पुट कर सकते हो E के प्लेस पे। जैसे आप E के प्लेस से पुट करोगे, जैसे आप E के प्लेस पे पुट करोगे तो E नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे? 2KQ अपॉन में स्मॉल r का स्क्वायर। और cos थीटा आप इस वाले ट्राइंगल में लगाओ। आपके सामने ये दे रखा है, ये ट्राइंगल दे रखा है ना, ये ट्राइंगल। तो जैसे आप ट्राइंगल में लगाएंगे cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा इक्वल टू क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू कितनी है? स्मॉल है। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है? स्मॉल r। तो cos थीटा की जैसी वैल्यू आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। cos थीटा की वैल्यू हमें पुट करनी है भाई। E के प्लेस पे कितना आ गया? E के प्लेस पे आ गया ये वैल्यू, E के प्लेस पे KQ/R²। अब हमें cos थीटा की वैल्यू पुट करनी है। cos थीटा इक्वल टू, जैसे मैंने अभी आपको बताया, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी, ठीक है, cos थीटा की वैल्यू अगर हम बढ़ाएं तो cos थीटा की वैल्यू हो गई बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना हमारा? A। हाइपोटेनस कितना है? स्मॉल r। ठीक है भाई। तो ई नेट की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो कितनी होगी? KQ। ठीक है। अच्छा, एक काम और कर सकते हो आप, यहाँ पे आप 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो कितना हो जाएगा? 2QA और स्मॉल r का स्क्वायर, ये r ये, तो कितने हो गए? r⁻3। अब आपको पता है, सभी को पता ही है, अभी मैंने जस्ट आपको क्लियर भी करा था, p की वैल्यू किसके बराबर होती है? 2QA के बराबर होती है। तो जहाँ पे 2QA लिखा है वहाँ पे आप p लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? ई नेट की वैल्यू कितनी हो गई? KP अपॉन में r⁻3।
समझ आ रही बात। पर एक चीज़ आप सोचो सर यहाँ पे पूरा डेरिवेशन नहीं, अभी नहीं हुआ। क्यों मेरे बच्चों, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जब आपका डेरिवेशन आता है तो आपको पता है स्मॉल आर कौन सी वाली डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस को स्मॉल आर लिया था, पर ये आपको कभी भी नहीं मिलती है। आपको डिस्टेंस मिलती है हमेशा मिड पॉइंट से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस। आपको कभी भी जब क्वेश्चन देगा, न्यूमेरिकल देगा, तो वो कहेगा भाई आपके जो मिड पॉइंट से उस पॉइंट की डिस्टेंस से 2 मीटर है या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर है, तो वो डिस्टेंस देगा। कभी भी आपको ये वाली डिस्टेंस नहीं देगा, हाँ भाई ये वाली डिस्टेंस दे दी स्मॉल आर, नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पता है ये डिस्टेंस स्मॉल है, सबसे पहले इस स्मॉल आर को एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्मॉल आर क्या, हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू किसके स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर के बराबर। ये स्मॉल आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर के बराबर। तो आप यहाँ पर रख सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर ए स्क्वायर की पावर 1/2, ऐसे लिख सकते हैं ना रूट को। अब यहाँ पर पावर कितनी है, 3 है, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, के पी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3 है, 1/2 है, तो कितनी हो जाएगी 3/2। अब अच्छा यहाँ पे भी सेम वैल्यू केस, यहाँ पे क्या हो रही है, वैल्यू प्लस हो रही है। अच्छा मैंने वही बताया था दोबारा से कि कभी भी यहाँ पे भी ई नेट की वैल्यू लिख सकते हैं, ये आप लिख सकते हैं बिल्कुल ई नेट, ये पूरा डेरिवेशन आ गया आपका, यहाँ पे आप ख़त्म कर सकते हैं। पर अभी आप यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं स्पेशल केस के बेसिस पे, वो क्या कर सकते हैं स्पेशल केस के बेसिस पे, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे स्पेशल केस में क्या आप और मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ मेरे बच्चों। अब आपको पता है आपने हमेशा ध्यान रखा है कि x अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हो एज़ कम्पेयर टू a, अगर x बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू a के कंपेयर में अगर x बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ तो x को आप क्या कर सकते, x बहुत ज़्यादा बड़ा है तो a को क्या कर सकते हो आप, नेगलेटेड। मैंने आपको बताया था ना कि आप बड़ी डिस्टेंस के सामने आप छोटी डिस्टेंस को हमेशा प्लस या माइनस में माइनस कर दे। तो ऐसा क्यों, मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स में जैसे आप 50 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करी आपने, और उसके बाद आपने 2 मीटर और चला, 50 किलोमीटर के बाद 2 मीटर और चला, क्या आप 2 मीटर ऐड करोगे उसमें, आप यही बोलोगे ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर चला सर मैं। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिजिक्स के अंदर बड़ी डिस्टेंस के सामने छोटी डिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये हो गया नेगलेक्ट। तो ई नेट की वैल्यू क्या मिलेगी अब आपको, अगर नहीं है कंपेरेटिवली तो आप यही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो के पी अपॉन में इस स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, तो एक्स बार कितनी बचेगी 3। ठीक है, ये कहाँ पर हो गई, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एक्सिस पे कितना निकल के आया था, एक्सिस पे निकल के आया था ई इक्वल टू के 2p अपॉन में एक्स की पावर 3। तो इसका मतलब ये पता चला कि जो एक्सिस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डाइपोल वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से 2 टाइम्स बड़ा होता है। देखो यहाँ पे 2p है, यहाँ पे ओनली p है। अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ है, जो मैं बार बार आपको बताता भी हूँ, यहाँ पे आप एक चीज़ और नोट करिएगा, वो क्या है, यहाँ पे सुनो। नोट करने वाली चीज़ ये है, अगर आप यहाँ पे अच्छे से ऑब्जर्व करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिला आपको, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ये वो डायरेक्शन है। अच्छा डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन बैठ रही है वो ये है क्या नहीं। तो इस बार इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है आपको, वो डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है। एक्सिस पे दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन में थे, इस बार क्या है, दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये बात भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप ये चीज़ भी मेंशन कर सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। ठीक है बेटा, तो ये आप चीज़ लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दोनों फॉर्मूले आपको मिल गए। अब मैं एक बार रिकैप करा देता हूँ, ध्यान रखिएगा क्या क्या हुआ आपको। सबसे पहले आपने कहाँ पे निकाला, मिड पॉइंट पे। मिड पॉइंट वाला जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड था वो कितना निकल गया, ई इक्वल टू 2k अपॉन में ए का स्क्वायर। ये आ गया आपका कहाँ पे, मिड पॉइंट पे। ठीक है बेटा, मिड पॉइंट पे ये निकल के आ गया। अब मिड पॉइंट के बाद में उसके बाद आपका क्या निकल के आया बेटा, आपका निकल के आया एक्सिस पे। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल के आई, ई इक्वल टू के 2p अपॉन में एक्स की पावर 3। अच्छा इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कहाँ पे है, एट एक्सिस। अच्छा एक्सिस वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में, ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में। तीसरी बात जो आपने निकाली इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो निकाली ई इक्वल टू के पी अपॉन में एक्स की पावर 3। अच्छा ये बताइए, ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया वो क्या है, वो है आपके डाइपोल के
अपोजिट डायरेक्शन में। समझ आ रही बात? यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो है डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, एक्सिस में, सेम डायरेक्शन में। समझ आ रही बात? दोनों में ध्यान रखना। ये कहाँ पे है? इक्वेटोरियल पॉइंट पे है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, और अपना प्यार, अपना सपोर्ट यही बनाए रखें, और मिलते हैं। और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको नई वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, पर हम पूरी सीरीज़ लेके चलेंगे, पूरा क्लास 12 कवर अप करेंगे, साथ साथ में 10th की भी सीरीज़ में लेके आने वाला हूँ। तो सभी बच्चे अपना सपोर्ट और अपना प्यार बनाए रखिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ शेयर करिए इस चैनल को, और ग्रो कराइए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।